हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों। आपको पता है अब ये लास्ट समय आ चुका है आपके एग्ज़ाम का। पर आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। चाहे जितना भी आपने पढ़ा है, जिस हिसाब से भी आपने पढ़ा है, आप पक्का पास होने वाले हो। सो बिल्कुल एकदम रिलैक्स तरीके से रहना है। अननेसेसरी चीज़ों को जाकर यूट्यूब पे नहीं देखना है कि कैसे पास हो जाए, बिना पढ़े कैसे पास हो जाएं, ये क्या कर लें तो हो जाएगा, पेपर का लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हुआ है कि नहीं, चीटिंग हो रही है कि नहीं। इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल भी मत पड़िए, ये सब आपका टाइम वेस्ट करती हैं। टू द पॉइंट रहिए। जो समझाया जाता है, जो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिर्फ उसी पे आप ध्यान दीजिए। ये कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब के आप जब जाते हैं, अगर चैनल होता है तो उसमें आता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो किस टाइप का कंटेंट कहीं और पे देख रहे हैं। तो मुझे पता चला है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस टाइप के कंटेंट देख रहे हैं। मुझे परेशानी नहीं है कि आप किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, परेशानी इस बात का है कि उससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ रही है। तो कृपया आप वही कंटेंट देखें जिससे आप पेपर में आपको मदद मिलेगी। चीटिंग हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। ठीक है सरकार। तो उम्मीद करता हूँ आप इस इबादत को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और मैं अब शुरू करता हूँ। ये सैम्पल पेपर है, शॉर्ट्स में ढेर सारे डाल रहा हूँ, तो आप फटाफट देखते रहिए और रिलैक्स होकर उसे समझिए। ठीक है सर। सिर्फ करना आपको सिर्फ एक काम है, वो है मोहब्बत। किससे सर? खुद से और दूसरों से भी। और अगर बुक से हो जाएगी, करना नहीं है, बुक से अपने आप हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मोहब्बत करना सीख लेंगे तो। देखिए सरकार, एक सैंपल पेपर मैं शुरू करता हूँ सिर्फ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 लेके आता हूँ, जरा देखिए। बहुत आसानी और प्यार से आप इसे समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए आप मेरे साथ। क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि इफ 20 कूलम ऑफ अ चार्ज, एक चीज याद रखिए, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इफ 20 कूलम ऑफ अ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट करंट इज फॉलोइंग। क्या करंट फ्लो हो रहा होगा। उसने क्या दिया हुआ है कि कहता है क्यू को हम बोलते हैं चार्ज। सर आपको याद होगा ना, क्यू बोले तो चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, सी से कूलम नहीं सुरेश। और अगला है टाइम। टाइम कितना होता है सर? 1 सेकेंड का समय है। तो अगर चार्ज 20 कूलम है, टाइम 1 सेकेंड है, तो कहता है व्हाट विल बी द माई करंट, मेरा करंट कितना फ्लो होगा सर। तो आपको पता होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो करंट होता है वो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में, कितने टाइम के अंदर फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, इट्स कॉल्ड करंट। आई बराबर क्यू अपॉन में टी, आई बराबर क्यू टी। ठीक है, क्यू अपॉन में टी। तो सर आप देख ही सकते हैं, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 20 और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। आपको पता है 1 को आप किसी से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा। और करंट की यूनिट ए फॉर एम्पेयर, एप्पल नहीं, करंट की यूनिट एम्पेयर हो जाएगी। हाँ या ना? तो उन्होंने यही कहा हुआ है कि बाबूजी बता दीजिए कि अगर चार्ज 20 कूलम हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो कितना करंट फ्लो हो जाएगा। सर आपके आंखों के सामने 20 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपका यही सवाल सत्य होगा, सी आप मार्क करेंगे। अगला सवाल एक बार इसे देख लीजिए। अगला सवाल आपके लिए सिर्फ इतने ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, थोड़ा सा इसे छोटा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा स्किप करता हूं मैं, 3 पे आइए जरा। मजेदार सवाल है तो आप इसे देखेंगे। 3 को देखिए जरा, थोड़ा सा इसमें कहानी लग रही होगी बट आप देखिए। कहता है अ टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू प्लेस अ हेल्दी पोटैटो, पोटैटो मतलब आपको पता ना आलू, पोटैटो शू फ्लावर प्लांट इन अ डार्क रूम। किसी एक पोटैटो को उसने क्या किया, एक डार्क रूम में ले जाके रख दिया जहां पे धूप ना आती हो। अ डार्क रूम फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए रख दिया उस पोटैटो को, किसमें? एक डार्क रूम में। पीरियड टू एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसेंसिस, वो क्या करना चाहता था? वो फोटोसेंसिस के लिए रिएक्शन करना चाहता था। इसीलिए उसने एक पोटैटो प्लांट को ले जाके कहां पे रख दिया? एक डार्क रूम में रख दिया पोटैटो को। फिर वो कहता है द पर्पस ऑफ द प्लेसिंग इन द डार्क रूम, कहता है हमने उसे डार्क रूम में क्यों प्लेस किया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग, उस पोटैटो को डार्क रूम में ले जाके क्यों रखा सर?
उसके उसके लिए सर सिंपल सा पर्पज है। सिंपल सा पर्पज ये होता है, पहला कहता है टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है डार्क रूम में ले जाके कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी मात्रा, ऐसा नहीं है। अगला है द डेनेचर ऑफ द एंजाइम ऑफ लीव्स, तो कहता है डीनेचर करना है आपको एंजाइम्स, जो लीफ के एंजाइम्स होंगे उसे डीनेचर करना है। बी ऑप्शन है। सी कहता है टू एक्टिवेट द क्लोरोप्लास्ट इन अ लीव्स, कहता है कि एक्टिवेट हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर, ये होगा क्या? अब कहता है टू डी स्टार्च द लीव्स, द करेक्ट आंसर सर एक ही चीज याद रखिए, उसमें ना स्टार्च होता है, आलू में, पोटैटो में स्टार्च होता है, तो अगर आप उसे 24 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डी स्टार्च हो जाएगा। रिएक्शन नहीं होगी ना, रिएक्शन नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बनेगा। अगर रिएक्शन नहीं होगी, धूप नहीं मिलेगी, रिएक्शन नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की, तो स्टार्च नहीं बनेगा। इसी वजह से ताकि क्या हो जाए, डार्क रूम में हम पोटैटो को इसीलिए रखते हैं ताकि उसमें से स्टार्च खत्म हो जाए, स्टार्च कम हो जाए, स्टार्च हट जाए, तो डी विल बी द डी स्टार्च द लीव्स, लीव्स के अंदर स्टार्च खत्म हो जाए, इसीलिए हम इसको कहां पर रखते हैं? डार्क रूम में रखते हैं। कितने? 24 घंटे पहले। किससे एक्सपेरिमेंट करने से? कौन सा एक्सपेरिमेंट? फोटोसिंथेसिस। सुन ले, अगला सवाल ये रहा, कहता है फोर्थ में इन्होंने ये कुछ पंचायत करी हुई है ना, दे आर सेइंग समथिंग। उन्होंने क्या कहा हुआ है? स्टेटमेंट एक कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस एज अ करंट इन अ स्टेट वायर दैट हैज नो पोल्स, कहता है अगर कभी भी एक वायर हो, कहता है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट इन अ स्टेट वायर दैट हैज नो पोल। हाँ, करेक्ट बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगी? करंट प्रोड्यूस कर देगी। किसके अंदर? प्रोड्यूसेस अ करंट इन अ स्टेट वायर दैट हैज नो पोल। हाँ, अगर एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है? करंट प्रोड्यूस करती है। कब? जब वायर मोशन में रहेगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और वहां पे अगर आप किसी वायर को लेके जाते हो और वो वायर कंटिन्यूसली मोशन में है, तो उस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात बिल्कुल तथागत है। तुझे समझ में आया? मान ले इधर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई वायर लेके आ जाए और वो वायर कंटिन्यूसली हिल रहा है, तो इस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा। कब? अगर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी तब। अगर इधर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वायर ये हिल नहीं रहा है तो इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात याद रख ले। तो ये बात इसने यही बोली है कि हाँ प्रोड्यूस हो जाएगा। कहता है लाइक पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है हाँ ये भी बात सही है कि जो लाइक पोल होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं बाबूजी? रिपल कर देते हैं। क्या लाइक पोल मतलब? नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करेगा, साउथ साउथ को रिपल करेगा। ये तो आपने देखा ही होगा, हाँ या ना? नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। करेक्ट बात है ये। हाँ, तो कहता कौन सी स्टेटमेंट? ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ कहता है ए क्या है? स्टेटमेंट बी इज ट्रू। नहीं सर ये गलत है। ए भी सही है ना, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। करेक्ट बात है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी ट्रू है। ठीक है, याद रखना। वो देख, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को रख देंगे, वायर मूवमेंट में है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ऑल्दो, आपको पता होना चाहिए मेटल, अरे हमेशा याद रख लीजिए सर, जो मेटल होते हैं, क्या कहा? मेटल होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, हाँ या ना? और अगर कभी बोल दूं नॉन मेटल आ जाए, क्या कहा मैंने? बोल के बता दे जरा। नॉन मेटल आ जाए तो वो कौन सा एसिड ऑक्साइड बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। याद रखना, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है सर, याद रखेंगे। नॉन मेटल एसिडिक, मेटल बेसिक बेसिक। ठीक है, याद रखना। एमबी, ठीक है, मेटल बेसिक, और Na याद रखना, नॉन मेटल एसिडिक। कहता है कि ऑल्दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देख सुन ले, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो दोनों बना दे। जो मेटल होता है ना, वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों बनाते हैं।
एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है एक मेटल ऐसा है जो दोनों ऑक्साइड बनाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ द मेटल इज नन अदर देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसा है जो एम्फोटेरिक है। क्या है, एक बार बोल दो सर, एम्फोटेरिक है। क्या है, एक एम्फोटेरिक। कौन? एल्युमिनियम। ए फॉर एल्युमिनियम, ए फॉर एम्फोटेरिक। ये ऐसा है जो दोनों बनाता है, बेसिक भी और एसिडिक भी। एसिडिक भी और बेसिक कौन बनाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक है, बोथ ऑक्साइड फॉर्म करता है। अगला सवाल, ठीक है, देखना जरा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप OH। OH बोले तो अल्कोहल, OH बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो शराब, शराब बोले तो दारू। याद रखना। और इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। जिसके पीछे भी, किसी के नेम के पीछे भी अगर ऑल लगा है तो उसमें अल्कोहल ही होता है। एक बार अल्कोहल पी के लोग मस्त होते हैं। सूर्यास्त पंजाबी मस्त। हर शाम एक शराबी को इसी की जरूरत है। बाबूजी दे दीजिए, दुआएं देगा वो आपको। एक बार आंखों में देखिए। कहता है प्रोपेन। एन है ना सर, जिसके पीछे ऑल लगेगा वही अल्कोहल कहलाएगा। तो एन में नाचे ना, हमसे ना हो पाएगा। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में ऑल लगा है ना, OL लगा हुआ सर, इसमें अल्कोहल है। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है कार्बोक्सिलिक, उसका सफिक्स होता है ऑइक। जिसके पीछे ऑइक लगा हो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके पीछे ऑल लगा हो उसमें अल्कोहल है। तो इसमें तो अल्कोहल नहीं है ना सर। इथेनॉल, इथेनॉल में OL लगा है ना, ऑल, इट विल बी आल्सो अ अल्कोहल। तो बी और डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किधर है? बी और डी में क्या छुपा हुआ है? OH। OH बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। बोलो हाँ या ना। एक बार आंखों में देखिए। कहता है कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, टू सॉल्यूशंस A and B वर फाउंड टू हैव द pH वैल्यू 6 और 8। सर याद रखिए, दर्द में भी वो लब मुस्कुरा जाते हैं। एक बार देखें यहाँ पे 7 बोले तो न्यूट्रल, 0 बोले तो एसिडिक, 14 बोले तो B फॉर ना बेसिक। बेसिक सर, B फॉर बेसिक, A फॉर एसिडिक, और ये न्यूट्रल होता, हाँ या ना। तो जो बंदा इधर से इधर एसिडिक, जो बंदा इधर से उधर बेसिक। उसने कहा एक की pH वैल्यू 6 है बाबूजी, एक की pH वैल्यू 8 है। तो कहता है द इंटरफेरेंस विच यू, तो क्या आप ड्रॉ करोगे भाई? जिसकी CX है वो, जिसकी वैल्यू pH 6 है वो एसिडिक होगा, जिसकी pH वैल्यू 8 है वो बेसिक होगा। तो आपको करना नहीं है। तो ए देखो कहता है, ठीक है ना। हाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन B इज हायर देन A बोथ एसिडिक। सर दोनों एसिडिक नहीं हो सकते, स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है। बोथ आर बेसिक सॉल्यूशन, नहीं जी नहीं, बोथ बेसिक्स नहीं। ए एसिडिक है, देखो ए एसिडिक होगा क्योंकि 6 है, बी बेसिक है तो बी बेस है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिए ये टेबल, ठीक है सर। आप आज मुझे बताइए कि जो हमारा यूरिन है, जो हमारा पेशाब है, वो एसिडिक है कि बेसिक है? कमेंट करिए, कमेंट कीजिए सर, ठीक है। अगला आप जरा बताइए मुझे। उसने ये कहा हुआ है कि ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्टेंट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज। कहता है कि अगर कभी भी, देखिए दो टाइप के रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में दो लोगों का मिलना जरूरी नहीं है, नर और मादा नहीं मिलन मनाते हैं वो। अगर एसेक्सुअल में कोई नहीं होता है, ठीक है। अगर फीमेल चाहे तो वो भी प्रोड्यूस कर सकती है बेबी, मेल चाहे तो वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि एसेक्सुअल में कोई ना ही मेल होता है ना ही फीमेल। मान लीजिए जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा एसेक्सुअल में है, वो अपने से ही बडिंग निकालता है और वो प्रोड्यूस कर देता। अमीबा है एसेक्सुअल, प्लाज्मोडियम है ये एसेक्सुअल, लिशमीनिया है एसेक्सुअल। ये सब के सब एसेक्सुअल में आते हैं, मेल फीमेल नहीं होते। लेकिन उसने बात की है सेक्सुअल की। कहता है कि अगर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, जो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं उसमें ज्यादा वेरिएशन होती है, वो ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। जो एसेक्सुअल से प्रोड्यूस होते हैं ना, वो एज इट इज अपने पेरेंट की तरह होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल से प्रोड्यूस होते हैं वो एज इट इज अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं। तो कहता है ये वेरिएशन एसेक्सुअल में जो अपने मतलब एसेक्सुअल में तो अपने पेरेंट्स की तरह है,
और सेक्सुअल में अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते। क्यों, क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है, देखिए कहता है जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एक ये है जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द मैनी पेरेंट्स। बताइए, उसने ये कहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल आता है वो ढेर सारे पेरेंट्स से आता है। नहीं सर, दो ही से तो आता है। ऐसे कैसी बात कर रहे हो यार? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन है क्योंकि बहुत लेंदी है। नहीं सर, 9 ही महीने तो लगते हैं। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। उसने ये कहा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से आता है, ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज से है तो किससे? आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार आप समझिए, वहां पे ए या डी, मतलब ये दोनों तो गलत ही होंगे कि मैनी पेरेंट्स तो हो नहीं सकते और लेंदी प्रोसेस तो इससे नहीं होगा। अब कहता है पहला देखिए, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द टू पेरेंट्स विथ डिफरेंट स्पीशीज। हमारे मम्मी और पापा अलग अलग स्पीशीज हैं क्या? ना रे, सेम स्पीशीज हैं, तो ये भी गलत हुआ। और डी देखिए, कहता है जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द टू पेरेंट्स विथ सेम स्पीशीज। हाँ, ये बात सही है कि जेनेटिक मटेरियल आता है दो डिफरेंट पेरेंट्स से, बट उनकी स्पीशीज सेम है। स्पीशीज का मतलब जैसे बंदर एक स्पीशीज है, हाथी एक स्पीशीज है, वैसे इधर भी इंसान भी एक स्पीशीज। ठीक है सर, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं बट सेम स्पीशीज से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, सेक्सुअल में वेरिएशन आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों? एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिए। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। इट ऑब्जर्व दैट, कहता है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आप किस में ऐड कर देंगे बाबूजी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। किस में ऐड कर दिया है आपने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है सरकार? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस में ऐड कर रहे हैं? इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड देखो ना, मेथ इथेनोइक एसिड में। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, जरा मुझे बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखिए। देखिए क्या होगा इसका, CH3COO, उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा N, प्लस में CO2 निकल जाएगा। और कौन सी गैस निकल जाएगी बाबूजी? और कौन सी, और क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। और क्या निकल जाएगा? पानी निकलेगा ना। बैलेंसिंग देखना जरा, इसकी बैलेंसिंग यही है क्या? पानी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो पानी निकल जाएगी, बैलेंसिंग यही हो रहा है। करेक्ट बात है सर, पानी निकल गया और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। कहता है कि अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद कर ले। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को अगर इथेनोइक एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, याद रखना। देखो हुआ कुछ नहीं, CH3 ऐसे रहेगा, COOH रहेगा, इसमें से N कूद के इधर H को हटा के खुद जाके इधर चिपक जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से और एक पानी इधर से बन के निकल जाएगा। हाँ या ना? अब कहता है तो होगा क्या? कहता है द मिक्सचर बिकम लाइट येलो। सर लाइट येलो नहीं होगा। द मिक्सचर बिकम वार्म, गर्म नहीं सर। सॉलिड सेटअप, सर सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं होगा। अ गैस इवॉल्व, सर एक गैस निकल जाएगी जिसे बोलेंगे CO2। इट्स नॉट 2, इट्स 2। ठीक है सर, कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगी? CO2। ये रिएक्शन एच याद कर ले मेरे दोस्त, आएगी पेपर में तो तू मुझे कहेगा अच्छा हुआ याद कर लिया, नहीं याद करते तो क्या होता। अगला टू स्टेटमेंट कहता है ट्रू एंड फॉल्स जोड़ो। कहता है स्टेटमेंट ए कहता है एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज। क्या? एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल्स में मिलता है, मेल में नहीं मिलता सुरेश। मेल में टेस्टोरॉन्स मिलते हैं, सुन रहा है ना तू? तो बस बाबूजी एस्ट्रोजन में अगर बॉयज में मिलने लग जाए, हरे कृष्णा, गड़बड़ हो जाएगी, इसे काटो। कहता है प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल बाय रीजनरेशन। सर प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, बोलना एक बारी। कौन सा फिजन? मैं तेरी आवाज सुनता हूं, तू बोल एक बारी। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिजन। और रीजनरेशन किस में होता है? प्लानेरिया में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। ठीक है सर, तो कहता है प्लाज्मोडियम में रीजनरेशन होता है, ना जीना हमसे ना हो पाएगा। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। तो सर दोनों इनकरेक्ट है। कहता है बोथ ट्रू ना जीना, A ट्रू ना जीना, B ट्रू ना जीना, बोथ फॉल्स। यस, दोनों गलत है। पहली बार हुआ 17-18 सालों में। बोथ रॉन्ग। ठीक है सर, आगे वाला गाना आप खुद कंप्लीट कर लीजिए।
ठीक है सर, रही होंगी उनकी भी कई मजबूरियां। जरा एक देखिए, कहता है क्रोमोटाइड्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर बाई, कहता है क्रोमोटाइड्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी को बोल रहा है, क्रोमोटाइड्स जो ज्वाइंट होते हैं किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं। आप ऐसे समझिए जरा, आप ऐसे क्रोमोसोम्स को समझ लीजिए, ऐसे ऐसे ही तो रहते हैं यार, कुछ ऐसे बन के चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे ना ज्वाइंट होते हैं, किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं सरकार, वो ज्वाइंट होते हैं सेंट्रोइड्स, सेंट्रोइल के द्वारा या स्पाइंडल के द्वारा, या सर ये भी गलत, ये भी गलत, सेंट्रोइल कुछ भी नहीं होता है, सेंट्रोमर के द्वारा सर, सेंट्रोमर, एक ही सेंट्रोमर, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोमर के द्वारा ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, सेंटर में ही मर जाते हैं सेंट्रोमर। कौन ज्वाइन होता है बाबूजी, आंखों में देख के बताइए, क्रोमोटाइड्स, क्रोमोटाइड्स एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं सेंट्रोमर्स के द्वारा। ठीक है सर, नाम में ही ना सेंट्रोमर, सेंटर से ही ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अगली बार, अब की बार ये अगला सवाल कहता है मजेदार सर, प्लीज ध्यान से देखिए, कहता है व्हाट इज अ मैक्सिमम पावर, जैसे ही पावर आया पावर का फॉर्मूला बोल दो बाबूजी, बी इंटू में आई, एक बार बोलो ना, पावर का फॉर्मूला बी इंटू में आई। कहता है पावर इन अ किलोवाट ऑफ द अप्लायंसेस दैट कैन बी कनेक्टेड सेफली टू 13 एम्पेयर टू 30 वोल्ट मेन सॉकेट। कहता है कि मेरे पास करंट इतना है और मेरे पास वोल्टेज 203 वोल्ट की वोल्टेज है। मान लो ये मेरा बोर्ड है, हाँ या ना बोल जरा, ये क्या है, मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, इसमें ये एक सॉकेट मैंने लगा दिया। अब इस बोर्ड में मैंने इतना करंट दिया है और इतनी वोल्टेज दिया है, तो बता इस बोर्ड से तू कितने एम्पेयर का बिजली ले सकता है, कितने एम्पेयर तक का तू अप्लायंसेस लगाएगा कि ये सेफ रहेगा, जलेगा नहीं, तो उतने तक ही लगा सकता है। इसमें कोई भी अप्लायंसेस मशीन उतने तक ही लगा सकता है जो 13 एम्पेयर तक का करंट खींचे और 230 की वोल्टेज ले, इससे ज्यादा लगाया तो खल्लास हो जाएगा। तो कहता है कि बताओ इस बोर्ड से हम कितना करंट लें और कितनी वोल्टेज लगा सकते हैं। उसी को उसने पावर में लिख के दिया, देख इधर, और भी पावर में किसमें, किलोवाट में दिया है। किलोवाट में टेंशन मत लो, के का मतलब होता है 1000, अपने चैनल भी तो हो गए 1000 सर, ठीक है ना, के का मतलब हो 1000 और वाट होता है पावर की यूनिट। तो अब समझ लीजिए, इसने मतलब ये मुझे पावर दिया है, ये भी पावर, ये तो है ही नहीं कुछ, ये भी पावर, इसने पावर दिया ना। तो आ जाओ जरा, जो इसने मुझे करंट और वोल्टेज दी है, यहां से पावर निकालता हूं कि इस बोर्ड के पास कितनी पावर है, इसकी औकात कितनी है, पावर कितनी है। सर देखिए जरा, पावर का फॉर्मूला V इंटू में आई, हाँ बोला हाँ या ना, मैं बोर्ड की पावर निकालता हूँ, पावर को पावर रहने दे, V की जगह डाल जरा 230 वोल्ट, करंट की जगह डाल जरा 13, मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई कर लेना यार, कोई मल्टीप्लाई करने वाला होता ना मजा आ जाता सर। एक बार ऐसा पहली बार हुआ, जरा किधर मल्टीप्लाई करूं, हरे कृष्णा। देखिए सर, 23 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9, ये 6, ये 3, ये 2, 9, 6 3 9, ये 2। ठीक है सर, द आंसर विल बी 2990, 2990। और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है सर, क्या होती है, वॉट, व्हाट इज योर नेम सर। तो पावर ये हो गया, तो पावर की मतलब इतना पावर हम ले सकते हैं, इस बोर्ड से हम इतना पावर ले सकते हैं। तो आप बहुत आसानी और मोहब्बत से एक बार मेरी आंखों में देखिए सर, उसने कहा हुआ है कि इतना पावर तो ले सकते हो, जरा इसी पावर को किलो में बदल दो, किस में बदल दो, किलो में। तो कभी भी किसी भी पावर को किलो में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, भाग कर दो जरा। इसी को अगर मैं 1000 से भागा दे दूं ना सर, ऐसे एक, हाँ या ना एक बार बोल दो सर, तो भागा करो तो कितने डिजिट है नीचे, 3, कितने डिजिट, 3 है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल चिपकाओ, 1 2 3, तो इट विल बी 2.99 किलो वॉट विल बी द माई पावर, 2.99 किलो वॉट। ठीक है सर, 2.99 कहाँ है, सी ये रहा, सी विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन। इतने पावर तक का अगर अप्लायंसेस लगाओगे तो चलेगा। मैं जानता हूं जितने भी 9th 10th में बच्चे, उनको एक ही जगह दर्द है, दर्द पता है कहाँ हुआ होगा, वो यहाँ पे हुआ होगा यार, इतना पावर मतलब एम्पेयर और ये दिया है, पावर कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं, बी इंटू आई। और दूसरा दर्द होगा पावर को जो वॉट में आया है उसे किलो वॉट में बदलने के लिए, सिंपल है, 1000 से डिवाइड कर दो, किलो वॉट में आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे, अगला सवाल, इसका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेयर इज द माई लमसम। सर एक बार देखे, जरा सा दिल में दीजिएगा सर, एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक बार, है ना। कहता बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है दर्द। कहता है अ रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड ऑन अ ग्लास स्लेब,
एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, कहता है कोई एक सर एक ग्लास स्लेब रख लीजिए, कोई दर्द थोड़ी ना है, थोड़ा सा ही तो दर्द है। ये रहा कोई एक रे आती है, वो इंसिडेंट रे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बना दूंगा नॉर्मल, हाँ या ना। तो मान लीजिए लाइट यहाँ से निकल जाती है, तो बस उसने कहा है व्हाट विल बी द माई एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रहा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, हाँ या ना। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है एंगल आई बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव एंड नॉर्मल के बीच में एंगल जो बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे आर बोलते हैं। बोलो तारा रा। तो उसने ये कहा हुआ है, ही सेइंग कि ये दो चीजें उसने दे रखी है। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लिब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे रखा, एंगल आई कितना दे दिया सर, 60 डिग्री। तो इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बी और एंगल आर कितना दिया है, 32.7 डिग्री। अरे वाह, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी दिया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया। कहता व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रख ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ना, क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे स्नेल्स लॉ ने कहा था साइन आई अपॉन में साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस या नो, अब कुछ नहीं करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर एफ लिखता हूं, तो बस साइन एंगल आई कितना दे रखा है बाबूजी, 60, तो 60 भर दे, हाँ या ना बोल जरा। एंगल आर बता, एंगल आर कितना दे रखा है, एंगल आर 32.7, तो उसको 32.7 भर दे। बस, आपको कुछ नहीं करना। जरा एक बार देखे तो उसने खुद एक चीज दे रखी है, उसने पता है क्या चीज दे रखा है, उसने खुद दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ऑफ अ ग्लास, अज्यूमिंग दैट साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू डाल दो 8.66 अपॉन में साइन 32.7 की डिग्री ये दे रखी है 540, ठीक है सर। अब इसे जरा आप डिवाइड कर दो, है ना। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे हम डिवाइड करके पता लगा सकते हैं सर क्या आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जरा डिवाइड कीजिए तो 0.66 को 540 से अगर आप डिवाइड करेंगे, द आंसर कम आउट टू बी, ये आपका जो डिवाइड करने पे आएगा वो आंसर विल बी 1.603 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 1.603। अगर आप डिवाइड कर लेना ना 0.866 को 54 से वहां डिवाइड कर लेना 1.603, और ए को आप मार्क कर देना। डिवाइड तो आता है ना यार, नीचे 1000 करके फिर डिवाइड कर लेना, इतना तो कर सकते हो प्रभु। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, है ना। बस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता सर, साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन आई 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में खुद दे रखी थी 0.66। साइन आर की वैल्यू 32.7 था, साइन 32.7 इसकी वैल्यू 540 दे रखी। तो आप पुट कर दीजिए आंसर, यू गेट द आंसर, ठीक है सर। एक बार देखिए अगला सवाल, कहता है सर इतने इस क्वेश्चन को इतनी बार करवाया मैं खुद थक चुका हूँ सर, है क्या इसमें, मैं पूछ रहा हूँ, याद कर तू, कसम खा माता रानी की कसम, जिसको भी मानता खा। बोल मेरे पीछे, बॉक्साइड और होता है एल्युमिनियम का, तू खाएगा कसम और बोलेगा मेरे पीछे, बॉक्साइड एल्युमिनियम का और होता है, बहुत बार आता है। तो अगर कभी ऐसे आ गए ना, मैचिंग द फॉलोइंग, माँ कसम बोल रहा हूँ, कुछ करना नहीं है, एक आता है तो तुझे सब आ जाएगा। देख जरा बॉक्साइड क्या है, बॉक्साइड किसका और है, एल्युमिनियम का। बस नहीं कर रहा मैं, बोल तो क्या कर लेगा, ठीक है। अब एक आ गया, देखो फर्स्ट का सी यहाँ पे भी है, देखो फर्स्ट का ए हमसे ना हो पाएगा, फर्स्ट का डी हमसे ना हो पाएगा, बात खत्म हो गई। मतलब दो बचे, या तो ए या तो बी, क्योंकि इधर भी सी है इधर भी सी है। बस आगे चलते हैं। हेमेटाइट भी याद रख ले, हेमेटाइट आयरन का और होता है, ठीक है। हेमेटाइट आयरन का और होता है, बोलना हेमेटाइट किसका और है सर, आयरन का। तो बस सेकंड का बी पकड़ो जरा, यहाँ पे सेकंड का डी दे दिया, हमसे ना हो पाएगा, तो ये रहा सेकंड का बी, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला वाला मैं नहीं पढ़ रहा मैं, नहीं जरूरत नहीं है मेरे को, तू पढ़, इतना टाइम नहीं है पेपर में मेरे पास मैं इसको पढ़ूं, आगे कर। अगला है, ठीक है, बाकी के आपको पता ही चले गया होगा कि थर्ड का हो जाएगा डी, ये लेड का और होगा, ठीक है। अर्जेंटाइट किसका और हो जाएगा सर, सिल्वर का। अर्जेंटाइट सिल्वर का होगा, गैलेना होगा लेड का, लेड बोले तो शीशा, याद रखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है सर, ये याद रखिए। बॉक्साइड एल्युमिनियम का, हेमेटाइट आयरन का, ये तो बेसिक्स है, और गैलेना लेड का होता है। अगला सवाल ये रहा आपके आंखों में, देखिए तो एक बार देख के बोलिए जरा, मेरी तरफ देखिए सर। कहता है मोहित प्रिपेयर द टेम्परेरी माउंट, सर ब्लैक पे ब्लैक ना सर, वाइट। मोहित प्रिपेयर द टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ एंड ड्रॉन फॉलोइंग डायग्राम, द मिसिंग पार्ट ऑफ द गार्ड सेल। सर अब देखिए गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा का स्टोमेटापोर है, ये गार्ड स्टोमेटापोर है, और ये गार्ड सेल्स है। तो वो कहता है ये रहा स्टोमेटापोर, ये रहा गार्ड सेल्स। तो कहता है कि बताइए इसमें क्या मिसिंग है। तो याद रखिए इसमें न्यूक्लियस मिसिंग नहीं है, सेल वॉल भी मिसिंग नहीं है, एपिडर्मल मिसिंग नहीं है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे सर, इधर ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऐसे छोटे छोटे, वही मिसिंग है, वही मिसिंग है, क्लोरोप्लास्ट इसमें से मिसिंग, याद रखिए। सेल गार्ड, स्टोमेटल पोर है ये, और क्लोरोप्लास्ट मिसिंग है इसमें से, इस ठीक है सर, याद रखिए। अगला सवाल ये रहा, आंखों में देखिए। कहता है a semen also contain an enzyme, सीमन मतलब होता है स्पर्म, स्पर्म जानते हैं ना, ठीक है, जानते होंगे स्पर्म, ठीक है। सीमन इज ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम दैट एक्टिवेट्स द स्पर्म आफ्टर एजेक्शन, ठीक है। एजेक्शन का मतलब क्या हुआ सरकार, एजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सीमन के पास एक एंजाइम होता है, जब वो मेल बॉडी से बाहर निकलता है ना तो भी वो जिंदा रहता है, ये बात पता है क्यों, क्योंकि उसके पास एक एंजाइम होता है। हाँ ये बात सत्य है सरकार कि जब मेल बॉडी से स्पर्म बाहर निकलता है वो कुछ टाइम तक लिविंग होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास एंजाइम होता है, स्पर्म उस एंजाइम से एनर्जी ले रहा होता है, इसीलिए वो जिंदा होता है। आगे देखिए दूसरा कहता है द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इज टू प्रोड्यूस द ओव्यूल्स। सर ये गलत है, जो स्टिग्मा होता है ना वो पॉलन ग्रेन को होल्ड करता है, पॉलन ग्रेन को होल्ड करने का मतलब अपने पास लाता है, उस पर रखता है पॉलन ग्रेन, किस पे, स्टिग्मा पे आके चिपकता है, क्योंकि स्टिग्मा पे स्टिकी चीज लगा होता है। तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता, पॉलन मतलब स्टिग्मा ओव्यूल प्रोड्यूस नहीं करता। सर ये गलत है, ए सही है बी गलत है। तो कहता बोथ ए बी ट्रू, नहीं सर, बी इज ट्रू नहीं, बी तो फॉल्स है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, दैट विल बी, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन सरकार, ठीक है ना। याद रखना सीमन से एक जब भी वो बाहर आता है उसके पास एंजाइम होता है, इसलिए थोड़े टाइम तक लिविंग होता है, जो स्टिग्मा होता है उसके यहाँ पे आके चिपकते हैं, वो ओव्यूल प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है सरकार। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रख ले ये बात बिल्कुल सही है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, हाँ या ना। अगला a particle at a particular point magnetic field lines have one direction, हाँ ये भी बात सही है, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होगी, ये भी बात सही है। बोथ आर करेक्ट आंसर सरकार, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना, बोथ ए आर आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट, हाँ सर आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ए करेक्ट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए के लिए, तो दैट्स विल बी द आंसर, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड कभी कट नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, हाँ या ना बोल जल्दी, एक बार हाँ या तो ना लिख दे। अगला सवाल कहता है अमोनिया सॉल्यूशन इज अल्कली, हाँ सर अल्कली होता है, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड ना, अरे हरे कृष्णा, सर ये गलत है, याद रखिए कि क्यों गलत है आप समझिए जरा। जो अमोनिया अल्कली, अल्कली का मतलब समझते हैं सर, जो मेटल्स में आ जाते हैं अल्कली, ठीक है, तो आपको याद में रखना है 18 का जो ए वाला है वो करेक्ट है, बट जो आर है वो फॉल्स है। कैसे पता चल रहा है सरकार, अमोनिया तो अल्कली सॉल्यूशन होता है, बट अमोनिया सॉल्यूशन टर्न जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, तो आप याद रखिए इसके लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सरकार, द करेक्ट आंसर विल बी 18 के लिए करेक्ट आंसर विल बी कि ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स है, ठीक है सर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये अल्कली होता है ना, अल्कली तो कभी भी कन्वर्ट नहीं करता। एक चीज, एक ट्रिक देखिए, ए बी आर और एक होता है बी आर बी, इसका क्या मतलब है, जो एसिड होगा वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ये याद रख लीजिए, ठीक है सर, इससे आपको सारा आइडिया निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जरा देख लीजिए। 19 कहता है फोटोट्रोपिज्म इज आ डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट, हाँ याद रखिए एकदम करेक्ट है, लिख अपनी कॉपी में लिख ले, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो इज द रूट वर्ड ऑफ लाइट, तो अगर कहता है फोटोट्रोपिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, यस
फोटो का मतलब होता है लाइट, तो पौधा हमेशा जिधर सूरज की रोशनी निकलेगी उधर ही जाएगा। तो ये बात सही है, फोटोट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। अगला है इट अकर इन अ डायरेक्शन ऑफ लाइट। हाँ ये भी सही है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही अकर करता है। करेक्ट है सरकार, ए एंड बी आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिए कुछ चीजों का नाम मुझे बताए, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कैमोट्रॉपिज्म,